अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हमें पता है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ का जो एरिया रहता है, जहाँ तक कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है, उस चारों तरफ के एरिया को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि सर जो सोर्स चार्ज के कारण, किसी भी सोर्स चार्ज के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, अगर उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो सोर्स चार्ज है उसके कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। अब इस फील्ड के अंदर अपन ने कोई टेस्ट चार्ज रखा है, उस टेस्ट चार्ज के वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टेस्ट चार्ज के रेशियो को ही अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन फोर्स की, और क्यू की क्या होती है, कूलम। अगर अपन डायमेंशन फार्मूले के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ml, ये टी ऊपर चले जाएगा तो t-3 a-1 न्यूटन पर कूलम। अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये शो करती है कि कितना टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब अगर इंटेंसिटी ऑफ कितना फील कर रहा है तो वो वैल्यू तो निकालना पड़ेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन निकालते हैं तो वो निकल के आते हैं। जैसे अपन ने दो चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज जिसको अपन ने r डिस्टेंस पे रखा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है 1/4πε0 Q/r, इसके न्यूटन पर कूलम। सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूटन पर कूलम का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसको यहाँ से रख देंगे, Q से Q सोर्स टेस्ट चार्ज कट जाएगा, हमारे पास टेस्ट चार्ज कट जाएगा और हमारे पास क्या निकल के आता है, Q/r², न्यूटन पर कूलम। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में बात करें तो इसका वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाएगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर अपन निकालें तो वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से होगा कि 1/4πε0 Q/r³ इंटू r, ये हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन, अब ये तो एक पर्टिकुलर फोर्स टेस्ट चार्ज के बारे में बात हुई, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर सिस्टम पे देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे सिस्टम के लिए क्या है। तो एक छोटा सा सिस्टम कंसिडर करते हैं, वो सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। अब डाइपोल में किस तरह का सिस्टम होता है कि सर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्जेस को एक r डिस्टेंस में, या जिससे अपन बोलते हैं स्मॉल डिस्टेंस में मेंटेन करके रखा। उस स्मॉल डिस्टेंस को अपन ने बोल दिया 2l। क्या बोला स्मॉल डिस्टेंस को, 2l। तो ये जो सिस्टम जो बनता है, जो दो चार्ज अपोजिट चार्ज को दो स्मॉल डिस्टेंस में मेंटेन करने को, इसी सिस्टम को अपन बोलते हैं क्या, डाइपोल। इसी सिस्टम को अपन बोलते हैं क्या, डाइपोल। अब इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि सर इसमें से एक चार्ज और ये जो डिस्टेंस, इनके प्रोडक्ट को ही अपन बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। जस्ट लाइक टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ही इसमें क्या हो जाता है, चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाती है। Q इंटू 2l, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर। अगर वही डायमेंशन फार्मूला में बात करें तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका ATL क्या हो जाएगा, ATL, m0LTL। अब यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे देखेंगे। अब डाइपोल पे दो तरीके की पोजीशन बनती है, एक बनती है एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन के क्या होती है कि सर वो लाइन जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास करते जाए, है ना, जो लाइन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास करते जाए उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इक्वेटोरियल उसे बोलेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर दो पोर्शन में क्या करे, बाइसेक्ट करे, उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। अब वहीं पर अपन ने r डिस्टेंस पे, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे अपन ने क्या रखा है, पॉइंट रखा है जहाँ पर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ। वहीं यहाँ पर परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे अपन ने एक टेस्ट चार्ज रखा है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। और वो निकल के आती है एक्सियल पोजीशन में 1/4πε0 2p/r³। और यहीं इक्वेटोरियल पे निकल के आती है वो हमारा 1/4πε0 p/r³। क्या निकल के आती है, 2p/r³ एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे निकल के आते हैं 1/4πε0 p/r³। अब अगर इन दोनों का रेशियो निकाले अपन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाले अपन एक्सियल टू इक्वेटोरियल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है या फील्ड लाइन क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फील्ड लाइन उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह के पाथ में ट्रैवल करता है, इफ इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड लाइन। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था माइकल फेराडे में
1850 के अराउंड 1815 के अराउंड माइकल फैराडे ने प्रपोज किया था कि इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। अब इसका मूवमेंट किधर से किधर होता है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव से जा रहा है, तो ये किधर से जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और इसका जो डायरेक्शन होगा रेडियली पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, मतलब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और एंड होगी एंड एट इन्फिनिटी। एंड कहाँ पर होगी, इनफाइनाइट पर। इसके लिए पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए। और कैसा रहता है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, रेडियली आउटवर्ड। वहीं अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ होती है, नेगेटिव पे। तो ये इनसाइड, कहाँ पर एंड हो रही है, इनसाइड। तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियली इनवर्ड। क्या रहेगा, रेडियली इनवर्ड। ठीक है। और कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। और एंड कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज। एंड एट नेगेटिव चार्ज। कहाँ पर एंड हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियली इनवर्ड रहेगा। क्या रहेगा, रेडियली इनवर्ड। वहीं अगर अपन दो चार्जेस को आपस में रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, तो हम देखते हैं पॉजिटिव वाले चार्ज नेगेटिव पे जाने की कोशिश करते हैं, तो जो डायरेक्शन रहता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। तो इसीलिए जो सेम चार्ज रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास सेम चार्ज जो रहते हैं वो अपोजिट चार्ज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर अपन दो सेम चार्जेस लेने की कोशिश करेंगे, दो सेम चार्जेस में देखने की कोशिश करेंगे, तो दोनों ही चार्जेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। दोनों ही फील्ड लाइन क्या जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। अब उस केस के अंदर जैसे रेडियली आउटवर्ड जा रही है, तो उस केस के अंदर अगर दोनों चार्जेस को पास में लाएंगे तो हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, न्यूट्रल पॉइंट पे जीरो होगी। जैसे जैसे पास लेंगे, पास आने की कोशिश तो नहीं करेंगे, यहाँ दोनों को क्या करेगा, दूर दूर जाएंगे। दोनों फील्ड लाइन क्या होगी, दूर दूर जाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से जो सेम चार्जेस देते हैं वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को धकाते हैं। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी फील्ड लाइन क्या करती है, फील्ड लाइन एक लाइन से दूसरे की तरफ जाता है, और इधर दोनों लाइन एक दूसरे से फर्दर भगती है। दोनों लाइन, एक लाइन उधर भगेगी और एक लाइन इधर भगेगी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होती है, जीरो होती है। अगर दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड, दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो मिड पॉइंट में आएगा। जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट में आएगा। अगर दोनों चार्ज का, दोनों जो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस, सेम चार्जेस है, अगर उन दोनों में एक चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है और एक चार्ज लार्जर मैग्नीट्यूड का है, तो उसमें जो न्यूट्रल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है किसके तरफ, लेसर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ। किस तरफ शिफ्ट होता है, लेसर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ। जैसे दो मैंने चार्ज ले, लार्जर मैग्नीट्यूड का या लेसर मैग्नीट्यूड का, तो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन ना होके, किधर शिफ्ट हो रहा है, न्यूट्रल पॉइंट की तरफ। किधर शिफ्ट होता है, न्यूट्रल पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी निकल के आती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की पहले, कि अगर सर हमारे पास एक सिर्फ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका जो डायरेक्शन रहता है वो रेडियली आउटवर्ड रहता है। वहीं अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो डायरेक्शन रहता है रेडियली इनवर्ड होता है। अगर अपन इसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से अगर कोई वेक्टर टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। तीसरा कि सर एक नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, ये समझ में, ये वाला क्या हो गया कि अगर सर किसी भी फील्ड लाइन से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। चौथा क्या हो जाता है कि अगर सर किसी कंडक्टर के पास अगर अपन फील्ड लाइन गुजारेंगे तो उसके बाहर तो फील्ड लाइन, उसके अंदर से तो निकलेगी नहीं। जब उसके अंदर से फील्ड लाइन निकलेगी नहीं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता। इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वहां से पास नहीं करती। अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, कि सर अपन ने किसी भी फील्ड के अंदर जो डाइपोल रखा है, अब वो डाइपोल को अपन एक सर्टेन एंगल पे रखते हैं। जैसे हम सर्टेन एंगल पे रखते हैं तो वहाँ पर दो चार्जेस है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो अपोजिट नेचर के चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वहाँ पर फोर्स डेवलप होंगे।
और वो फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है हमारे पास, E बराबर क्या होता है F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू ई। दो तरीके के फोर्स डेवलप हो जाएंगे और दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट नेचर के। एक उसको इस तरफ खींचने की कोशिश करे, एक उसको नीचे की तरफ खींचने की करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क होने मतलब रोटेट होने की कोशिश करेंगे, इसी रोटेशन को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉडी इज नथिंग बट टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारे पास निकल के आ गया Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, पहले हमारे पास टॉर्क हमारे पास जो डायपोल था वो इस तरह से था, उसको अपन ने यहाँ पर शिफ्ट करा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करा, तो एंगल कितना आ गया थीटा, ये एंगल कितना आ गया थीटा, ये हमारा क्या हो गया बेस, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगा देंगे। तो साइन थीटा अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB की डिस्टेंस अपने को पता है, वो डायपोल है, डायपोल की डिस्टेंस हमें पता है 2L, तो BC बराबर क्या होगा AB इंटू साइन थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास BC की जगह अपन क्या लिख देंगे, AB साइन थीटा। AB के मान क्या है हमारे पास, AB बराबर कितना हमारे पास 2L, तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2L साइन थीटा। टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास क्या हो गया Q इंटू ई, BC बराबर क्या है 2L साइन थीटा। अब हमें पता है QE 2L साइन थीटा, Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है हमारे पास मूवमेंट, ये हमारे पास क्या होता है डायपोल मूवमेंट, Q इंटू 2L बराबर P, तो PE साइन थीटा, ये निकल के आएगा हमारे पास क्या टॉर्क। कि किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन रखते हैं किसी सर्टेन एंगल पे, तो वहाँ पर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है PE साइन थीटा। अब ये टॉर्क है तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा P क्रॉस E, तो P क्रॉस E इक्वल टू क्या होगा PE साइन थीटा। ठीक है, अब अपन एक इसके थोड़े स्पेशल केस चेक करते हैं, स्पेशल केस चेक कर लेते हैं। स्पेशल केस में देखते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री पे लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा पैरेलल, ऐसा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास डायपोल, दोनों कैसे हैं पैरेलल। तो उस केस के अंदर टॉर्क कितना हो जाएगा 0, ये इसको ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा, तो दोनों क्या कर लेंगे अपने को, दोनों क्या कर लेंगे बैलेंस हो जाएंगे, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा नीचे वाला, तो कोई रोटेशन होगा नहीं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। वहीं जब इसको अपन एक सर्टेन एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे लेते हैं, क्या लेते हैं 90 डिग्री पे, जैसे ही 90 डिग्री पे लेते हैं तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है मैक्सिमम टॉर्क, क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है मैक्सिमम होता है, साइन 1। अभी जब ये रोटेट करने लगा, इसको अपन ने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा सर्टेन एंगल पे, तो वो रोटेट करने लगा, तो इस रोटेट करने के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, वर्क डन कितना होगा वो निकालते हैं, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे ही वो सर्टेन थीटा एंगल से रोटेट होने लगा तो हमें पता है वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन अगर निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास वर्क डन होता है। यहीं पर क्या होगा टॉर्क इंटू क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्क डन। अब किसने एंगल पे, सर अगर अपन बात करें 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से थीटा एंगल तक। तो अपन ने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया 0 टू ओमेगा, इसको जो ओमेगा तक करा उसको 0 से थीटा एंगल तक, इसको वो कर दिया अपन ने इंटीग्रेट कर दिया टॉर्क को। तो टॉर्क बराबर क्या है हमारे पास PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब टॉर्क PE, ये PE कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस माइनस बाहर ले लेंगे माइनस PE कॉस थीटा, थीटा से 0 डिग्री। अब अपन लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट, तो माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो W निकल के आएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। यही क्या रहता है किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन एंगल पर रखने पर जो वर्क डन होता है उस डायपोल के कारण क्या होता है WPE 1 माइनस कॉस थीटा। अब सेम चीज जो अपन ने इस टॉर्क के अंदर करी थी इसके अंदर रख देते हैं कि अगर हमारा जो डायपोल है वो पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि PE 1 माइनस कॉस थीटा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि टॉर्क आएगा नहीं, तो टॉर्क आएगा नहीं घूमेगा नहीं तो वर्क डन होगा नहीं। अब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा PE, वर्क डन कितना मिलेगा PE। लेकिन अगर अपन जो थीटा बराबर अगर यहाँ पर किस तीसरा केस अगर लेते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री रखते हैं, कितना रखते हैं 180 डिग्री रखते हैं, तो इस केस के अंदर W निकल के आएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1, तो W निकल के आएगा 2PE। ये होगा मैक्सिमम वर्क, कितने एंगल पे होगा 180 डिग्री पे। जो मैक्सिमम वर्क आएगा किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
वो कितने एंगल पे आता है 180 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे, और वो कितना आता है ट्वाइस एट 90 डिग्री, 2 इंटू पी इंटू ई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हमें पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, अगर वो किसी क्लोज सरफेस में से पास होगी तो उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ही अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे डिनोट करते हैं फाई ई से। फाई ई बराबर होता है ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी एस जो क्लोज सरफेस एरिया है वो जितने में से निकलेगा उससे क्या बोलेंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ई क्या होती है, क्या न्यूटन पर कूलम, और डी एस की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला के बारे में बात करते हैं, न्यूटन का होता है mlt माइनस 2, कूलम का होता है 80, मीटर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1। केसेस देख लेते हैं कि अगर सर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्लोज सरफेस एरिया और ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, ये दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये फील्ड का एरिया इस तरफ और ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो जो फील्ड लाइन क्या होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पूरा के पूरा पास होगा फील्ड लाइन इसके अंदर से, पूरे जो क्लोज सरफेस एरिया उसके अंदर से पास होगी, तो फील्ड लाइन क्या होगी मैक्सिमम किस एंगल पे, 0 डिग्री पे, ये ds हो रही है। वहीं अगर इसको अपन इसी को अगर अपन पलट देते हैं, इसको हमारे पास क्लोज सरफेस एरिया, इसको अपन ने पलट दिया, तो कोई फील्ड लाइन पास होगी क्या इसके अंदर से, नहीं, इसके अंदर से कोई पास होगी क्या, नहीं, ये इस तरह से जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस के अंदर जब थीटा कितने डिग्री हो रहा है, पैरेलल में 90 डिग्री, तो उस 90 डिग्री के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है 0। अब कॉस अभी हमारे पास आ गया फ्लक्स, लेकिन अपन इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास आए गॉस थ्योरम। उसने बोला कि सर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो और कुछ नहीं होता, जितना भी क्लोज सरफेस हमें दिया हुआ है उस क्लोज सरफेस का जो नेट चार्ज होता है, उस क्लोज सरफेस का जो नेट चार्ज होता है उसी का क्या होता है, एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नेट चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। और एप्सिलॉन क्या होता है, एरिया वैक्यूम की क्या होती है, एरिया वैक्यूम की क्या हो जाती है हमारे पास इमिसिविटी, एरिया वैक्यूम की क्या हो जाती है हमारे पास यही इमिसिविटी होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होता है हमको पता है, 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन परमिटिविटी, सॉरी इमिसिविटी बोल रहा हूँ, परमिटिविटी होती है 8.81 इंटू 10⁻12 है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है। अब अगर अपन इसका प्रूफ के बारे में बात करें तो हमें क्लोज मतलब एक स्फीयर लिया कंसीडर किया जिसके अंदर चार्ज Q है, उससे R उसकी हमें पता है जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उसका किस तरह से जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, उसका जो डायरेक्शन क्या जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अब वो उसी चार्ज के चारों तरफ उसी चार्ज के एक R डिस्टेंस पे अपन ने क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट कंसीडर किया, उस चार्ज के कारण उस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, इस क्लोज सरफेस कंसीडर करें तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पास होगी, तो क्या हो जाएगा पूरे के क्लोज सरफेस में ई डॉट डी एस। अब ई बराबर क्या है हमारे पास 1/4πε0 Q/r²। अब ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर का करेंगे ds का, तो स्फीयर का इंटीग्रेशन मतलब स्फीयर का एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो हमारे पास फाइन निकल के आ जाएगा Q/ε0। और यही क्या है हमारे पास गॉस थ्योरम है कि नेट चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।